हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज का ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद से संबंधित है। और आज हम देख रहे हैं कि भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में आपके इस विषय के बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा खालिस्तान के ऊपर। तो खालिस्तान शब्द का क्या अर्थ है, भारत में खालिस्तान की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, भारत जैसे देश पर खालिस्तान का क्या प्रभाव पड़ेगा, खालिस्तानियों को कहां कहां से समर्थन मिल रहा है और आपके भारत इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है भारत की और भारत इस विषय के समाधान के लिए क्या प्रयास कर रहा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आपके खालिस्तान से। तो दोस्तों, खालिस्तान शब्द का जो अर्थ है वो है द लैंड ऑफ खालसा, सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र। ठीक है, तो खालसा की जो स्थापना की गई थी वो 1699 में आपके सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। खालसा शब्द का अर्थ है आपके प्योर या शुद्ध। ठीक है, तो गुरुओं के जो ये शब्द है ये आज किस तरीके से एक अलगाव का नाम बन चुका है और एक खालिस्तान के रूप में हम लोग इसे देख रहे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 1920 में अंग्रेजों ने सिखों के गुरुद्वारों पर, धार्मिक स्थलों पर अपना नियंत्रण पाने के लिए उदासीन सिख महंतों को गुरुद्वारों का नियंत्रण दे दिया और इन्हीं नियंत्रणों से आपके सिख समुदाय अपने गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए 1920 में कमेटी का गठन करते हैं, जिस कमेटी को आपके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम दिया गया। इस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम था कि जो महंतों ने आपके पूर्ण रूप से आपके गुरुद्वारों पर नियंत्रण पा रखा है उस गुरुद्वारों को मुक्त कराया जाए। और यह आंदोलन लगभग आपके 1920 से लेके 1925 तक चला और इस आंदोलन को नाम दिया गया आपके गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। दोस्तों, इस आंदोलन की जब नींव पड़ी और इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो अंग्रेजी प्रक्रिया भी इसमें एक्टिव हुई और अंग्रेजों ने लगभग 30,000 सिखों को आपके जेल में डाल दिया, 400 सिखों की हत्या कर दी और लगभग 200 सिख इसमें घायल हुए। परंतु फिर भी यह आपकी प्रक्रिया चलती रही और आपकी ये जो कमेटी बनाई गई थी ये महंतों से गुरुद्वारों को और अंग्रेजों से गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए अपना अभियान चलाती रही, जिसका परिणाम इन्हें 1925 में देखने को मिला। और 1925 में अंग्रेजों ने इन सिखों के सामने घुटने टेक दिए और सभी सिख गुरुद्वारों को पूर्ण रूप से नियंत्रण आपके इस कमेटी को सौंप दिया गया, जिसका नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी था, उसको पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया, जिसमें आपके अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और पाकिस्तान का ननकाना गुरुद्वारा आपके पूर्ण रूप से इस कमेटी के नियंत्रण में दे दिया गया। तो 1925 में जब यह आंदोलन समाप्त हुआ तो इस आंदोलन से सिख समुदाय 3 भागों में बट गए। एक समुदाय वो बना जो आपके इन महंतों से गुरुद्वारों को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई कर रहा था, एक भाग वो बटा जो आपके भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभा रहा था, और एक भाग दोस्तों वो भी बना जो आपके सिख समुदाय को एक अलग से क्षेत्र की मांग करने के लिए आवाज उठा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि 1925 में आपके सिख समुदाय के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग उठ चुकी थी, जिसे आपके सिखिस्तान का नाम दिया गया, जो आगे चलकर आपके किस तरीके से खालिस्तान में परिवर्तित हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1925 में जो आपका तीसरा भाग बटा सिखिस्तान की मांग उसने करी। वहीं 1929 में आपके लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार आपके अंग्रेजों के समक्ष रखी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस अधिवेशन का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसमें आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे जो पाकिस्तान की मांग उठा रहे थे और आपके मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरा जो वर्ग था वो भीमराव अंबेडकर का था जो आपके पिछड़े समुदाय के लिए आवाज उठा रहे थे। और तीसरा एक और समुदाय था जो आपके अलग क्षेत्र या अलग अधिकारों की मांग कर रहा था, उसमें आपके मास्टर ताराचंद जो आपके सिख समुदाय के लिए आवाज उठा रहे थे।
और मास्टर ताराचंद का मानना था कि जिस प्रकार आपके मुसलमानों को आपके कुछ आरक्षण देने की बात की जा रही है, उसी प्रकार आपके जो सिख समुदाय माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में है, उन्हें भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। और मास्टर ताराचंद ने कांग्रेस के समक्ष दो प्रमुख बातें रखी, जिसमें आपके कांग्रेस को सिखों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सिखों को भी कुछ अधिकार देने चाहिए, यह मांग रखी। और दूसरी मांग रखी कि सिख समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिया जाए और उन्हें एक अलग क्षेत्र दिया जाए। ये मांग आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन के विरोध में मास्टर ताराचंद द्वारा उठाई गई। तो जब मास्टर ताराचंद ने कुछ मांगे रखी, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो मास्टर ताराचंद को लगा कि शायद सिख समुदाय को एक अलग क्षेत्र दिया जाएगा, परंतु 1947 में भारत के केवल दो ही भाग किए गए, भारत और पाकिस्तान, जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर ताराचंद और सिख समुदाय की जो आशा थी कि सिख समुदाय को एक अलग क्षेत्र दिया जाएगा, एक अलग राष्ट्र बनाया जाएगा, वो मांग वहीं के वहीं दब गई और पूर्ण रूप से इनका सपना चकनाचूर हो गया। जिसके बाद आपके मास्टर ताराचंद ने कुछ कथन दिया, और वह कथन था कि अंग्रेज चले गए लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे शासक पहले गोरे थे, अब काले हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सिख धर्म और हमारी स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। तो दोस्तों, यह कथन आपके मास्टर ताराचंद द्वारा दिया गया। और वहीं जब 1947 में भारत और पाकिस्तान को बांटा गया, तो जो एक संयुक्त पंजाब भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसका पश्चिमी भाग आपके पाकिस्तान को दिया गया और पूर्वी भाग आपके भारत को दे दिया गया। वहीं पंजाब जो एक अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देख रहा था, सिकिस्तान के रूप में देख रहा था, उसे वहीं के वहीं समाप्त कर दिया गया उसके सपने को। परंतु हम देखते हैं कि 1952 में भाषा के आधार पर आपके आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना, जिसके परिणाम स्वरूप सिख समुदाय में एक आशा की किरण जगी। उन्हें लगा कि आपके जिस प्रकार आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटा गया है, उसी प्रकार सिख पंजाबी बोलने वालों को भी एक अलग क्षेत्र दिया जाए, एक भाषा के आधार पर उन्हें भी अलग राज्य दिया जाए। वहीं आपके संत फतेह सिंह ने पंजाब को भाषा के आधार पर बांटने की मांग रखी, परंतु उस समय की सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और उन्हें लग रहा था कि यह लोग आपके पंजाब को भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब को पूर्ण रूप से भारत देश से अलग करने की मांग कर रहे हैं, और शायद यह भाषा के आधार पर बंटने के पश्चात अपने आप को एक अलग राष्ट्र, अलग देश बना दें, जिसके परिणाम स्वरूप इस मांग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। परंतु वहां पर आपके पंजाब में आंदोलन प्रभावी रहे, आंदोलन चलते रहे कि उन्हें भाषा के आधार पर एक राज्य दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को भाषा के आधार पर बांटा, परंतु वहां भी पंजाब को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें आपके 1966 में पंजाब जो सिख समुदाय के लिए बना भाषा के आधार पर, हरियाणा जो हिंदी और हरियाणवी भाषा बोलने वाले थे उनको एक हरियाणा स्टेट दिया गया, वो भी पंजाब से अलग किया गया। वहीं जो आपके पहाड़ी इलाके थे उन्हें भी एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसे हिमाचल प्रदेश कहा गया। और हमने देखा कि जो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी आपके बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शुरुआत हुई आपके पंजाब के बंटवारे की, पंजाब के विभाजन की 1966 में। तो दोस्तों, वहीं आपके एक अकाली दल जो सिख समुदाय को पूर्ण रूप से समर्थन देता था, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, आपके अकाली दल 1967 से लेकर 77 तक पंजाब में सक्रिय रहा और पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी अकाली दल का ग्राफ आपके 1969 के राजनीतिक विधानसभा चुनाव में गिरता हुआ दिखाई दिया, और उसी अकाली दल का एक प्रमुख लीडर आपके जगजीत सिंह चौधरी थे, जिन्हें आपके अपना राजनीतिक ग्राफ गिरता देख उन्होंने एक जो सिखिस्तान की मांग शुरुआत में उठी थी, उसे एक नया नाम देने का प्रयास किया, खालिस्तान। हालांकि 1969 में जब जगजीत सिंह चौधरी का आपका ग्राफ नीचे गिरा, तो ग्राफ गिरने के पश्चात आपके वहीं 2 साल के पश्चात 1971 में आपके इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान से युद्ध किया
और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में था वे एक नए राष्ट्र के रूप में निकला जिसे आपके बांग्लादेश का नाम दिया गया। तो इसी बीच दोस्तों 1969 से लेकर 71 के बीच में जगजीत सिंह चौधरी का जो ग्राफ, राजनीतिक ग्राफ नीचे लगातार गिरता जा रहा था और पंजाब की राजनीति में भी उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था, वे आपके दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने भारत छोड़ना ही सही समझा। और जब वे भारत छोड़ के गए तो वे इस तरीके की खटास पैदा कर गए पंजाब की राजनीति में कि 1971 में इस तरीके की आवाज़ें उठने लगी कि पंजाब को एक अलग राष्ट्र दिया जाए, एक अलग क्षेत्र दिया जाए जिसे नाम खालिस्तान रखा गया। वहीं जब 1971 में आपके पाकिस्तान के जनरल और वजीर आलम जो थे उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने भारत को चुनौती दी कि जिस प्रकार भारत ने पाकिस्तान का एक भाग अलग किया है उसी तरीके से हम भी भारत का एक भाग अलग करेंगे, और उस भाग को सर्वप्रथम खालिस्तान का नाम दिया गया। और जगजीत सिंह चौधरी को पाकिस्तान आने का इनविटेशन दिया और पाकिस्तान आने के पश्चात जगजीत सिंह चौधरी ने आपके पूरी का पूरा मूवमेंट जो आपके खालिस्तान के नाम से चलाया जा रहा था आपके पंजाब में, उसको वहीं से ही समर्थन देना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके सर्वप्रथम पहली बार खालिस्तान शब्द का प्रयुक्त हुआ वो आपके 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले आपके खालिस्तान को समर्थन दिया और खालिस्तान शब्द को कहकर पंजाब से अलग होने की एक बात कही। ठीक है दोस्तों, तो इसी के पश्चात फिर आगे धीरे धीरे राजनीतिक चरण चढ़ते रहे। 1973 में आनंदपुरम साहिब प्रस्ताव आया। ये जो प्रस्ताव लाया गया ये 12 लोगों की कमेटी द्वारा लाया गया, जिसने इंदिरा गांधी सरकार के समक्ष कुछ मांगों को प्रस्तुत किया, जिनमें उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी। पहली मांग, सतलुज और व्यास नदी के पानी का बंटवारा दोबारा किया जाए। दूसरा, चंडीगढ़ पूर्ण रूप से आपके पंजाब को दे दिया जाए। तीसरी मांग थी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के जो क्षेत्र बहुल सिख हैं वह पूर्ण रूप से आपके पंजाब को सौंप दिए। दोस्तों इसी चीज को देखते हुए हमने देखा कि 1973 में जो अकाली दल था आपके, उसका भी ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया और पूर्ण रूप से चुनौती देने के लिए कांग्रेस सरकार जो थी, कांग्रेस सरकार ने आपके उस समय के एक अलगाववादी नेता जिसका नाम आपके जनरल सिंह भिंडरावाला था, उसको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। और जनरल सिंह भिंडरावाला जो था वह एक अलगाववादी नेता था। उसकी मांग थी कि पंजाब को पूर्ण रूप से आपके भारत से अलग किया जाए और एक खालिस्तान देश बनाया जाए। जब आपके अकाली दल पूर्ण रूप से कमजोर पड़ता नजर आया तो उसी कमजोरी की कड़ी को और कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपके भिंडरावाला को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। परंतु यह इंदिरा गांधी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी और सबसे बड़ी आपके एक तरीके से हार बोल सकते हो कि उसने भिंडरावाला जो एक अलगाववादी नेता था, जो पूर्ण रूप से आपके धीरे धीरे पंजाब की राजनीति में उभर रहा था, उसे समर्थन देना प्रारंभ किया। और इसकी मजबूती इतनी बढ़ गई कि 1980 से लेके 84 के बीच में ये पूर्ण रूप से आपके पंजाब की राजनीति और पंजाब के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर पाया। और 1984 में इनने फिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर पूर्ण रूप से डेरा डाल लिया और पूरी तरीके से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी कर दी। और जिसके बाद आपके इंदिरा गांधी ने इसी मुहिम को समाप्त करने के लिए भिंडरावाला के जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर अधिकार कर लिया था उसे आज़ाद करवाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए और उसके अधिकार से दूर ले जाने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपके लगभग 450 के आसपास जो अलगाववादी नेता थे वे मारे गए, जिसमें आपका भिंडरावाला भी शामिल था। तो जब आपके जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत हुई तो उससे पूरे भारत में आपके विरोध देखने को मिला सिख समुदाय को लेकर। और जब आपकी जनरल सिंह भिंडरावाला की मृत्यु हुई तो इसके बाद पूरे भारत में सिख समुदाय का आक्रोश उभरा और पंजाब में बहुत से आपके दंगे देखने को मिले और इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विरोध जताया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपके जो सिखों का एक धार्मिक स्थल है वहां पर आपके
गोलीबारी करवाई। और जिस तरीके से हमारा जो एक धार्मिक स्थल होता है, हम अपने मंदिरों में जिस प्रकार चप्पल ले जाने नहीं देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा धार्मिक स्थल पवित्र रहे। तो इंदिरा गांधी ने सिख समुदाय के धार्मिक स्थल आपके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी करवाई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे सिख समुदाय के बीच आक्रोश पैदा हुआ और उसी समय आपके इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह देखने को मिला। वहीं आपके दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के ही सुरक्षा कर्मियों ने आपके इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गोली मार के, जो 2 सिख समुदाय से संबंधित थे। दोस्तों, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात भारत में सिख समुदाय और सरकार के बीच में एक अपना ही आक्रोश उत्पन्न हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद में लगभग आपके 8000 सिखों की मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पूरे भारत में इस तरीके का विवाद देखने को मिला। एक बहुत ही गंभीर, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आपके एक इतना बड़ा आंतरिक विद्रोह देखने को मिला देश में, जिसके समाधान के लिए 1985 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता आपके हरचंद सिंह लोगोवाला के बीच में एक समझौता हुआ, ताकि दोनों ही पक्षों के बीच में एक विवाद का समाधान किया जा सके। परंतु आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि खालिस्तान, जो 80 के दशक में आपके बहुत तीव्र गति से बढ़ा था और जो आपके भिंडावाला की मृत्यु के पश्चात हमने देखा कि किस तरीके से सिख समुदाय के बीच आक्रोश आ गया था, तो उस आक्रोश के समाधान के लिए आपके क्या किया गया दोस्तों, आपके 1985 में लोगोवाला और राजीव गांधी के बीच में समझौता कर इस समाधान को समाप्त किया गया। और कुछ हद तक आपके 80 के दशक में जो खालिस्तान की मांग उठ रही थी पंजाब से, उस मांग को दबाया गया। परंतु आज हम वर्तमान में देख रहे हैं इस शब्द को दोबारा उभरते हुए और देख रहे हैं कि किस प्रकार आपके कुछ सिख समुदाय आपके आज भी खालिस्तान की मांग को बाहरी ताकतों के थ्रू समय समय पर भारत में उठाते रहते हैं। हालांकि ऐसा कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं जो आपके पूर्ण रूप से खालिस्तान का समर्थन करता हो, परंतु कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी मिल जाएंगे जो समय समय पर आपके खालिस्तान को समर्थन देते रहते हैं, जिसमें आपके कुछ सिंगर भी शामिल हैं और जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ राजनेता भी शामिल हैं, जो समय समय पर आपके खालिस्तान, जो बाहरी शक्तियां हैं, उनका समर्थन करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखने वाली बात है कि जो खालिस्तानी समूह है या कुछ जो प्रमुख लीडर हैं, वो देश के बाहर से ही आपके पूर्ण रूप से भारत को ऑपरेट कर रहे हैं, भारत के पंजाबी हिस्से को, पंजाबी सूबे को। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे देश से कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम देखते हैं कि कुछ पंजाबी जो सिंगर हैं, वो भी अपने गानों में इस तरीके के लिरिक्स, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पूर्ण रूप से आपके खालिस्तान को समर्थन ही हम बोल सकते हैं उन्हें भी। तो यहाँ पर दोस्तों, आपने कुछ समय पहले अभी एक लीडर का नाम सुना होगा, अमृतपाल सिंह। तो ये कुछ ऐसे आप लीडर बोल सकते हो, अलगाववादी नेता बोल सकते हो, जो कहीं ना कहीं भारत में पंजाबी क्षेत्र में, पंजाबी सूबे में आपके खालिस्तान जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और भारत के कुछ जो सिख नौजवान हैं उन्हें आपके भ्रमित करते हैं। तो यहां पर आपके इसी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत के क्या कदम है, एक बार उन्हें जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का सबसे पहला कदम हो सकता है कि आपके पंजाब और केंद्र सरकार, मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर इस विषय पर कोई समाधान निकाले, क्योंकि ये राजनीतिक चाल चलने का कोई एक तरीके से पैतरा नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता की बात है। तो यहाँ पर आपके केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को सहयोग करना चाहिए और ये जिस प्रकार की गतिविधियां आप देख रहे हैं उन पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, भारत आपके जिन देशों में, बाहरी देशों में आपके ये गतिविधियां चल रही हैं, वहां की सरकारों से बात कर इन गतिविधियों पर रोक लगाने का कार्य किया जा सकता है। अगर हम चर्चा करें कि आज भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन खराब हुआ है, उसके पीछे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है आपका हरदीप सिंह निज्जर। तो आपके कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो जाती है और कनाडा पूर्ण रूप से भारत पर आपके आरोप लगाता है कि भारतीय सेना ने या भारतीय लोगों ने आपके निज्जर को मारा है। तो सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है।
परंतु हम देखते हैं कि कुछ समय बाद आपके कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के आपके उनके जो बर्ताव था उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली। क्योंकि आज आप देखो कि भारत आज वर्तमान में कोई एक छोटी मोटा देश नहीं है। आज वर्तमान में भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो वहां पर कनाडा जैसा देश अगर हम देखें जो हमें लगातार आपके उंगली दिखा रहा है, उसका जो बर्ताव पूरी तरीके से गर्म था, अब धीरे धीरे नरम क्यों पड़ा? क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अगर कोई भी देश भारत को चुनौती देगा तो उसे पता है कि भारत के साथ आज पूरा विश्व खड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपके जो हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु का आरोप भारत पर लगाया जा रहा था, उस आरोप को भारत ने सरासर ठुकरा दिया, कहा, गलत साबित किया कि हमारा इस हत्या में किसी प्रकार का हाथ नहीं है। तो दोस्तों, हमने आज समझा आपके खालिस्तान के बारे में कि खालिस्तानी शुरुआत कहां से हुई, इसका इतिहास जाना, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, और भारत क्या प्रयास कर रहा है इसको समाप्त करने का। तो इस चीज के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, लोग समझ सके कि खालिस्तान का समर्थन नहीं करना, बल्कि खालिस्तान जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।